हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा एसएससी का 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मॉड्यूल चल रहा है और हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट की मैंने 2 वीडियोस को अभी तक अपलोड किया है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन की थ्योरी और क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हाइड्रोग्राफ चैप्टर को कवर करिए, इवन ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो हाइड्रोग्राफ को आई हैव डिवाइडेड इन 3 वीडियोस। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द बेसिक्स. In the next video I will be covering the direct runoff hydrograph as well as a unit hydrograph, and in the last video I will be covering the questions related to this topic. So let's start this most important topic of hydrology. Now before we move forward to our next topic, hydrograph, we need to understand runoff in detail. So runoff is defined as a flowing away of precipitation from a catchment area. कैचमेंट एरिया के ऊपर जितना भी पानी आ रहा है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, उसका फ्लोइंग अवे इनटू द स्ट्रीम्स कहाँ पे जाके ड्रेन होता है? वो स्ट्रीम्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ. सो रन ऑफ इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो. इन 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में रन ऑफ को हम लोग डिवाइड करते हैं. रन ऑफ जब अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ता है तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है. इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. वन बिकम्स सरफेस फ्लो एंड अदर बिकम्स सब सरफेस फ्लो. सरफेस फ्लो कंप्राइजेज ऑफ सरफेस रन ऑफ. अभी हम इसकी डिटेल्ड इलस्ट्रेशन को देखेंगे. एंड सब सरफेस फ्लो कंप्राइजेज ऑफ प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड बेस फ्लो. अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूं, surface runoff and prompt interflow का, this is known as direct runoff. This is known as direct runoff. और ये 2 broad classifications है, base flow और direct runoff. किसकी? runoff की. This is of runoff. Let me repeat again. जब भी runoff, जब भी पानी अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, वो runoff 2 भागों में डिवाइड होता है. It gets divided into 2 parts. One becomes surface flow and other becomes subsurface flow. Surface flow comprises of surface runoff and subsurface flow comprises of prompt interflow and base flow. Now the combination of surface runoff and prompt interflow is known as direct runoff, and base flow and direct runoff are broad classifications of runoff. Let's see how. Please note this flowchart and this definition first, and we'll move forward to the illustration of a runoff. Now see, rainfall is falling over the land as well as the stream. Now the rainfall which is falling over the land, it is getting divided into surface runoff, prompt interflow and base flow. सरफेस रन ऑफ तो वो होता है जो डायरेक्टली जाके स्ट्रीम्स में जाके मिल जाता है, सरफेस के ऊपर फ्लो करता है. प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो होता है जो शैलो डेप्थ्स पे फ्लो करता है एंड गेट्स मर्ज्ड विद द स्ट्रीम आफ्टर अ बिट सम टाइम. जब रेनफॉल होती है उसके थोड़ी सी देर बाद प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो जाके मिल जाता है स्ट्रीम से. बट जो बेस फ्लो होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे फ्लो हो रहा होता है, एंड बेस फ्लो एक्चुअली में जाके जुड़ता है स्ट्रीम से बहुत समय बाद. बट ऐसा नहीं है कि जब रेनफॉल हो रही है तब बेस फ्लो हो नहीं रहा. ये जो बेस फ्लो हो रहा है, ये पिछली रेनफॉल का बेस फ्लो हो रहा है, पिछली से पिछली रेनफॉल का बेस फ्लो हो रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि रेनफॉल जब होती है तो जो इमीडिएट रन ऑफ होता है स्ट्रीम्स के अंदर, वो कंप्राइज करता है सरफेस रन ऑफ को और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो को. बट जो बेस फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है. तो बेस फ्लो स्ट्रीम्स की, आज की बारिश का, फॉर टुडेज बारिश, बेस फ्लो जाके जुड़ेगा स्ट्रीम्स में बहुत समय बाद. पर ऐसा नहीं है, जब बारिश हुई है तब बेस फ्लो हो नहीं रहा. बेस फ्लो हो रहा है उस समय भी, पर ये बेस फ्लो पिछली बारिश का हो रहा है, पिछली से पिछली बारिश का होता है, प्रीवियस रेनफॉल्स का हो रहा है बेस फ्लो ये. तो एक्चुअली में रन ऑफ में ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है. दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ रन ऑफ.
तो जो अभी हमने देखा, डायरेक्ट रन ऑफ जो था, that comprised of surface runoff and prompt interflow अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि surface runoff is very much greater than prompt interflow. Let's say this is SR and this is PI. जो surface runoff होता है वो बहुत ज़्यादा होता है prompt interflow के कंपैरिजन में. Surface runoff is very much greater than prompt interflow. तो therefore मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट रन ऑफ को अप्रॉक्सीमेट मुझे करना हो, अगर मुझे अप्रॉक्सीमेशन लेनी हो डायरेक्ट रन ऑफ की, इट इज सरफेस रन ऑफ ओनली, इट इज सरफेस रन ऑफ ओनली. तो बहुत जगह और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट रन ऑफ को सरफेस रन ऑफ भी हम बोलते हैं. ठीक है, फॉर डेफिनेशंस एंड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. डायरेक्ट रन ऑफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ एज वेल एज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो. बट जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं हमें अक्सर सरफेस रन ऑफ की जगह डायरेक्ट रन ऑफ भी लिखा होता है और डायरेक्ट रन ऑफ की जगह सरफेस रन ऑफ भी लिखा हो सकता है. दैट इज़ बिकॉज कि सरफेस रन ऑफ की जो वैल्यू होती है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो से वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. तो इसलिए आपको ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. इट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स. डायरेक्ट रन ऑफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ एज वेल एज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो. एंड डायरेक्ट रन ऑफ को हम अप्रॉक्सीमेट भी कर लेते हैं सरफेस रन ऑफ में, बिकॉज सरफेस रन ऑफ इज वेरी मच ग्रेटर देन प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस illustration. Now if you missed out some points which I spoke in the previous slides, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. जो डायरेक्ट रन ऑफ है, it is a part of runoff that which gets immediately joins with the river. It includes surface runoff, precipitation on the stream surface as well as prompt interflow. इसको हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं. इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए. नाउ बेस फ्लो जो होता है, दिस इज अ delayed flow which enters the stream essentially as groundwater flow. ये एक delayed flow होता है. देखिए delayed flow जो स्ट्रीम से बहुत देर बाद जाके जुड़ता है. तो इससे मेरे पास एक चीज नजर में आती है, दैट टोटल रन ऑफ जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो. डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, जो टोटल रन ऑफ जो कॉम्बिनेशन है मेरे पास, ये रिजल्ट निकल के आता है दैट टोटल रन ऑफ इज द समेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो. आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ as the name suggests is a graphical representation. It is a graphical variation of discharge versus the time. Discharge का जो यूनिट होता है जनरली इट्स मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द टाइम इज कैलकुलेटेड इन आवर्स. तो दिस इज अ जनरल graphical representation of discharge in a stream at a given point versus time. This small portion represents the time of a rainfall. और ये आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए. अभी हम इस डायग्राम के डिटेल्स में जाएंगे. हम देखते हैं कि हाइड्रोग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं. हाइड्रोग्राफ को जो प्लॉट करना है, सपोजली दिस इज अ कैचमेंट. सपोजली ये एक कैचमेंट है एंड this is a stream which is flowing inside this catchment. Now I am sitting right here. I am sitting right here at the junction of this catchment, and whenever the precipitation comes over this catchment area,
all the water drains inside this stream. All the water drains inside this stream. And I'm sitting here and noting the discharge which is flowing inside this stream. And जैसे जैसे मैं वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज नोट डाउन करता रहूँगा टाइम के साथ, आई एम नोटिंग दिस ग्राफ एंड अ फाइनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्लॉटेड फॉर दैट डेटा विच आई हैव कलेक्टेड यहाँ पे बैठे बैठे. सो क्या कहता है, हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल वेरिएशन विद अ टाइम एट अ गिवन पॉइंट इन अ स्ट्रीम. दिस पॉइंट इज दिस. मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ इस सेक्शन पे कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के साथ. whenever the precipitation over this catchment area occurs. So ये इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोग्राफ. आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए. Now this is a detailed illustration of the hydrograph. Let's understand each and every point on this hydrograph. Now the y-axis there is a discharge, and on the x-axis it is time. The unit of discharge is meter cube per second, and the unit of time generally is hours. Now the rainfall starts at point A. Rainfall starts at point A. At point A, discharge starts increasing. Discharge on that section starts increasing and rises up to a peak point C. A peak point C, and discharge corresponding to this peak point C is known as peak discharge. Is known as peak discharge. This is QP. Discharge corresponding to the top point P is known as peak discharge. And now when the peak discharge is achieved, after that the discharge starts decreasing and reaches point D. Point D represents point of maximum storage. Point of maximum storage. इस point तक there is maximum storage inside the stream. Now DE represents the falling limb. This is the falling limb. अब 2-3 points हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. This is the falling limb and AB is the rising limb. This is the rising limb. अब इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा. जो AB है, rising limb है, that depends upon catchment characteristics as well as aerial characteristics. ये डिपेंड करता है catchment characteristics पर भी. Rising limb depends upon catchment characteristics as well as rainfall characteristics. ये rainfall characteristics और catchment characteristics पे डिपेंड करता है. तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. It depends upon a rainfall plus catchment characteristics. Don't think about कि थ्योरी नहीं लिखी. थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस स्लाइड फर्स्ट. ये जो राइजिंग लिम्ब है ये डिपेंड करती है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे एज वेल एज किस पे, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है. नाउ ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज द रेनफॉल, दिस इज द टाइम ऑफ रेनफॉल. एंड जो इसकी जो डेप्थ है ये रिप्रेजेंट करती है डेप्थ ऑफ रेनफॉल. ये रिप्रेजेंट करती है डेप्थ ऑफ रेनफॉल को. अब देखिए TR इज द टाइम ऑफ रेनफॉल. अब देखिए टाइम जो है, आई हैव टेकन इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. दिस लेंथ इज डिफाइनिंग द टाइम ऑफ रेनफॉल. इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस जिस पे मैंने टाइम लिया है. तो टाइम इतना है एंड द पीक डिस्चार्ज इज डिलेड. अब देखिए पीक डिस्चार्ज क्या है, डिलेड है एक तरीके से. तो ये देखिए जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का of time of rainfall from the center of gravity of this hydrograph, this is known as lag time. This is known as lag time. इसको मैं अभी डिटेल्ड में आगे भी समझाऊंगा, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए. अभी के लिए ये देखिए लैग टाइम जो है ये एक तरीके से डिस्टेंस है
टाइम डिस्टेंस है, टाइम डिफरेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेनफॉल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ। अगर हम ये लेते क्यों हैं, इसको हम लेते क्यों हैं, इसको मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए आप इस चीज़ को जस्ट नोट डाउन करिए कि ये लैग टाइम होता है। नाउ अब पॉइंट डी जो है दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम स्टोरेज, और डी से लेकर इट इज द फॉलिंग लिम। नाउ द फॉलिंग लिम इट डिपेंड्स अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, डिपेंड्स अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। जो फॉलिंग लिम है वो सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। खुद देखिए कि इस पोर्शन तक आते आते देखिए रेनफॉल का इफेक्ट कम हो चुका होगा, और सिर्फ फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। फ्लो किस पे हो रहा है, कैचमेंट के ऊपर ही तो हो रहा है। सपोजिटली मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये कैचमेंट है और इसके अंदर ये रिवर फ्लो कर रही है, इसके अंदर ये रिवर फ्लो कर रही है। इस कैचमेंट एरिया से सारा का सारा जो पानी है वो इसमें आके ड्रेन हो रहा है। अब देखिए जब तक रेनफॉल हो रही है, जब तक रेनफॉल हो रही है इस कैचमेंट के ऊपर पानी जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है इस रिवर के अंदर, सारा का सारा इस पानी इस रिवर के अंदर ड्रेन हो रहा है जाके। नाउ अब ड्रेन होने से पहले वो किस पे है, कैचमेंट के ऊपर है पानी, और वो जाके रिवर के अंदर ड्रेन हो रहा है। तो इसका मतलब एक पॉइंट आ गया कि ड्रेनेज किस पे डिपेंड कर गई, राइजिंग लिम की। जब तक रेनफॉल हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, प्लस उस दौरान रेनफॉल भी हो रही है। तो इसलिए राइजिंग लिम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। पर जब पॉइंट डी अचीव हो जाता है, जब तक पॉइंट डी अचीव हो जाता है रेनफॉल तब तक बंद हो चुकी है और उसका इफेक्ट खत्म हो चुका होता है। अल्टीमेटली जितना भी पानी कैचमेंट के ऊपर बच जाता है वो जाके रिवर के अंदर जब ड्रेन हो रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो रहे हैं, सिर्फ कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होंगे। मतलब रेनफॉल का इफेक्ट तो खत्म हो चुका है तब तक, तो सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट के ऊपर जो ड्रेनेज है वो किस तरीके से डिफाइंड है ताकि वो रिवर के अंदर जाके ड्रेन करे अपने आप को, वो फॉलिंग लिम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस कंक्लूजन पे आता हूँ दैट राइजिंग लिम और फॉलिंग लिम में एक बेसिक डिफरेंस है कि राइजिंग लिम रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, और जो फॉलिंग लिम है वो सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। दिस इज फॉलिंग लिम। अब मैं आपको एक और पॉइंट पे फोकस करना चाहूँगा। ये देखिए जो इतना पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है, देखिए पॉइंट ए पे पहले से ही एक वैल्यू है डिस्चार्ज की, पॉइंट ए पे पहले से ही एक वैल्यू है डिस्चार्ज की, और इसी समय रेनफॉल शुरू हुई है। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि पहले से एक डिस्चार्ज है उस स्ट्रीम के अंदर। वो डिस्चार्ज किस वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ बेस फ्लो। मैंने आपको कहा था बेस फ्लो होता रहता है टाइम के साथ, टाइम के साथ होता रहता है। तो रेनफॉल शुरू होने से पहले भी, रेनफॉल शुरू होने से पहले भी ये बेस फ्लो अकर हो रहा है स्ट्रीम के अंदर। तो देखिए रेनफॉल शुरू भी नहीं हुई है और देयर इज सम इनिशियल डिस्चार्ज इनसाइड द स्ट्रीम, तो बेस फ्लो पहले से अकर हो रहा है। तो अगर मुझे बाइफरकेट करना है इस हाइड्रोग्राफ से तो मैं इस डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, इस डॉटेड लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, तो मुझे बेस फ्लो मिल जाएगा। दिस एरिया अकाउंट्स फॉर बेस फ्लो ओनली। This is the base flow of the hydrograph. This portion represents base flow of the hydrograph. जब भी मैं प्लॉट करूंगा एक डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ को और उसमें एक इनिशियल डिस्चार्ज है, मतलब उसमें बेस फ्लो प्रेजेंट है, उस हाइड्रोग्राफ को मैं बोलूँगा फ्लड हाइड्रोग्राफ। उस हाइड्रोग्राफ को मैं बोलूँगा फ्लड हाइड्रोग्राफ। या इस ग्राफ को मैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ भी बोल सकता हूँ, या इस ग्राफ को मैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ भी बोल सकता हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इसको इन दो टर्म्स को आगे जाके मैं यूज़ करूँगा। जब भी
मैं एक हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूँ और उसमें एक इनिशियल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है रेनफॉल शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद भी ये डिस्चार्ज मौजूद है, तो उस डिस्चार्ज के कॉम्बिनेशन को और टाइम के कॉम्बिनेशन को मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलूँगा या स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बोलूँगा। ये टर्म्स को मैं आगे जाके यूज़ करूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एक पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, मैंने वाई एक्सिस क्या लिया था, डिस्चार्ज, और एक्स एक्सिस क्या लिया था, टाइम। अब रेनफॉल शुरू होने से पहले एक डिस्चार्ज मौजूद थी। एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्चार्ज मौजूद था और जैसे ही बारिश शुरू हुई ये डिस्चार्ज बढ़ने लग गया, ये डिस्चार्ज बढ़ने लग गया। तो जैसे ही पॉइंट B पे रीच हुआ, इट इज़ द राइजिंग लिम्ब, दिस इज़ द राइजिंग लिम्ब। और राइजिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। राइजिंग लिम्ब रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसलिए डिपेंड करती है बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनफॉल इज वेरी लार्ज इन दिस पोर्शन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट B से C पे पहुंचती है, C रिप्रेजेंट्स द पीक डिस्चार्ज, दिस रिप्रेजेंट्स द पीक डिस्चार्ज। नाउ जैसे ही पीक डिस्चार्ज अचीव होता है कि डिस्चार्ज वापस डिक्रीज होने लग जाता है, तो पॉइंट D रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज। इसमें रिकॉर्डेड स्टोरेज स्ट्रीम के अंदर मैक्सिमम होती है। एंड नाउ द फॉलिंग लिम्ब इज अचीव्ड, दिस फॉलिंग लिम्ब is only dependent upon catchment characteristics only, because तब तक रेनफॉल का इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के अंदर खत्म हो चुका होता है। इसलिए फॉलिंग लिम्ब ओनली डिपेंड्स अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे ही यहाँ पे पॉइंट B और पॉइंट D, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द कर्वेचर जो है कर्व का वो चेंज होता है। दैट इज़ वाई पॉइंट B और पॉइंट D को मैं बोलूँगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैं बोलूँगा उनको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा। इसको मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बोलता हूँ। जब भी कर्वेचर चेंज होता है जिस पॉइंट के ऊपर, उनको मैं या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलूँगा या तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखेगा। B और पॉइंट D को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बोलूँगा। अब देखिए, मेरा लास्ट पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो रिप्रेजेंट करेगा जब इनिशियल डिस्चार्ज जो प्रेजेंट है और जो फाइनल डिस्चार्ज लेफ्ट ओवर है स्ट्रीम के अंदर, वो जाके हमेशा मीट कर जाएगा। कैसे? क्योंकि ये बेस फ्लो है, दिस रिप्रेजेंट्स बेस फ्लो। अब इस स्लाइड के ऊपर जितने भी मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, जितने भी मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, आप एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को अपनी भाषा में, जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, आप एक एक पॉइंट को अपने ब्रेन में रिपीट करिएगा और उससे क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके अंदर। क्वेश्चंस अराइज होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए इस वीडियो को फिर से प्ले करना, इस पोर्शन को फिर से प्ले करना। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर जब सुनते हैं बड़ी ध्यान से, कुछ कुछ पॉइंट्स हम मिस भी कर देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब एक एक पॉइंट आप लिखेंगे अपने नोटबुक्स के अंदर, तो इस वीडियो को फिर से प्ले करना, इस पोर्शन को फिर से प्ले करना, ताकि कोई भी पॉइंट इसमें से मिस ना हो, ठीक है। अब प्लीज आप इस चीज को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करिए। एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बोलना भूल गया, जो टाइम ऑफ रेनफॉल की शुरुआत से लेकर टाइम इस हाइड्रोग्राफ के अंत तक का जो टाइम है, इस हाइड्रोग्राफ के अंत तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं बेस टाइम। उसको भी नोट डाउन करिएगा। मैं आपको ये बोलना भूल गया कि टाइम ऑफ रेनफॉल की शुरुआत से लेकर इस हाइड्रोग्राफ के अंत तक, द एंड ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ, दिस टाइम इज नोन एज बेस टाइम। इस स्लाइड के ऊपर जो सारे मैंने पॉइंट्स बोले थे, सारे एक शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। नाउ
हमने देखा था लैग टाइम। लैग टाइम क्या था? टाइम इंटरवल था बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ये टाइम इंटरवल था सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल से लेकर सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोग्राफ तक। और अगर हाइड्रोग्राफ हमारा सिमेट्रिकल है, इफ द हाइड्रोग्राफ इज सिमेट्रिकल, मतलब द लेफ्ट साइड इज सिमिलर टू द राइट साइड, तब ये जो TL है, this will pass through, this center of mass will pass through the peak discharge, तभी ये peak discharge से पास करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, somewhat it is like this, और इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इस तरफ कहीं हाइड्रोग्राफ का, it is not passing through, the center of mass is not passing through द पीक डिस्चार्ज। पीक डिस्चार्ज क्या है? डिलेड हो गया इस केस के अंदर। तो ये अगर सिमेट्रिकल है तो ये पीक डिस्चार्ज से पास करेगा। नाउ एक चीज और मैं यहाँ पे आपको फोकस करना चाहता हूँ कि लैग टाइम इज अ हाइपोथेटिकल टाइम। इसी कोई फिजिकल डोमेन नहीं है, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते। ये हाइपोथेटिकल टाइम है जो रिप्रेजेंट करता है कि बारिश का इफेक्ट कैचमेंट या ड्रेनेज के अंदर कितने टाइम में नजर आने लग जाएगा। ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ लैग, इट इज अ डिलेड टाइम। ये बता रहा है कि कितने टाइम बाद ये इफेक्ट बारिश का स्ट्रीम के अंदर या रिवर के अंदर देखने को मिलेगा, जो रेनफॉल हुई है उसके कारण, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लैग टाइम इज अ हाइपोथेटिकल टाइम, इसका कोई फिजिकल डोमेन नहीं है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए। एक और टर्म होता है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज ऑल्सो अ हाइपोथेटिकल, this is also a hypothetical time, and it is the time taken by a water particle at the most remote point on the catchment to reach the outlet of the catchment। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सपोजली ये कैचमेंट है और इसके अंदर ये रिवर फ्लो कर रही है और ये इसका आउटलेट पॉइंट है, अगर रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है इस कैचमेंट के अंदर, एंड दिस इज द आउटलेट पॉइंट ऑफ दिस कैचमेंट, तो अगर यहाँ से ये रिवर शुरू हो रही है इस कैचमेंट के अंदर, तो पार्टिकल को, वाटर पार्टिकल को कितना समय लग रहा है इस पॉइंट से आने के लिए, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट तक। दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टाइम टेकन बाय द वाटर पार्टिकल एट द मोस्ट रिमोट पॉइंट, मतलब बहुत दूर का पॉइंट, सबसे कोने का पॉइंट, वहाँ से टू रीच द कैचमेंट आउटलेट, कैचमेंट आउटलेट तक पहुँचने में कितना समय लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये इसको हमने, इस टर्म को हमने रैशनल मेथड में भी देखा था। रैशनल मेथड में जब हमने फ्लड मेजरमेंट किया था, फ्लड मेजरमेंट के अंदर रैशनल मेथड में ये हमने देख रखा है। उसके अंदर हमने एज्यूम किया था दैट लैग टाइम और टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल। उसके अंदर हमने एज्यूम किया था दैट लैग टाइम TL एंड टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर एज्यूम्ड टू बी इक्वल इन दिस रैशनल मेथड। ये फ्लड मेजरमेंट में हमने किया था, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। Now let's start with the factors which affect the shape of the hydrograph. अब ये next topic note down कर लीजिए, factors affecting hydrograph. Now the first factor which affect the shape of the hydrograph is the size of catchment. अब देखिए जितना भी peak discharge achieve होगा, that is directly proportional to the aerial extent। माने कि supposedly this is a catchment, ये catchment है और इसके अंदर ये रिवर फ्लो कर रही है और सारा का सारा पानी इसके अंदर आके ड्रेन हो रहा है। ऑल द वाटर विच इज बीइंग एंटर्ड इनटू दिस कैचमेंट थ्रू प्रेसिपिटेशन, वो सारा का सारा पानी आके इस रिवर में आके ड्रेन हो रहा है। अब देखिए जितना ज़्यादा एरिया होगा, मोर द एरिया, देन मोर विल बी द डिस्चार्ज इन दिस रिवर अचीव्ड।
देयरफॉर जो पीक डिस्चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एन, जो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करेगी। सो आप पहला पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिए, पीक डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरियल एक्सटेंट। नाउ द शेप ऑफ कैचमेंट। अब देखिए इस पॉइंट को पहले लिख लीजिए, फिर उसको मैं प्रॉपर इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा कि शेप ऑफ कैचमेंट कैसे शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ पे इफेक्ट करेगी। आई होप यू हैव रिटन द पॉइंट ऑफ शेप ऑफ कैचमेंट। वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट इन्फ्लुएंसेस द टाइम टेकन बाय द वाटर पार्टिकल टू रीच द आउटलेट फ्रॉम द farthest point of the catchment, and hence it influences the time after which peak discharge is attained। ये पीक डिस्चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है कि कितना टाइम लेगा एक फारदेस्ट वाटर पार्टिकल रीच करने में आउटलेट के। तो आप देखते हैं ये इलस्ट्रेशंस में कि ये सर्कुलर कैचमेंट है। अगर ये सर्कुलर कैचमेंट एक कंसिडर करूं, तो मुझे जो हाइड्रोग्राफ अचीव होगा दैट विल बी सिमेट्रिकल। अब देखिए इस कैचमेंट एरिया का जितना भी पानी है वो जाके इस रिवर के अंदर ड्रेन हो रहा है, एंड द सेंटर मोस्ट पोर्शन हैज़ द मोस्ट एरिया विच इज़ कवर्ड। तो आप देखेंगे कि एकदम सेंटर में आके पीक विल बी अटेन्ड। एंड वैसे ही अगर मैं ये फैन शेप्ड कैचमेंट एरियाज को कंसिडर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा जो एरिया है मोर एरिया इज़ एट द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आउटलेट। ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा एरिया का आउटलेट से वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब जो पीक डिस्चार्ज होगा दैट इज़ डिलेड, पीक इज़ डिलेड। इन दिस केस क्योंकि ये जो ज़्यादा एरिया कंट्रीब्यूट करेगा डिस्चार्ज के लिए वो समय लेगा रीच करने में आउटलेट की तरफ, बिकॉज दैट लार्जर एरिया इज एट अ फार्दर पॉइंट फ्रॉम द आउटलेट। अब वैसे ही अगर कैचमेंट का जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया आउटलेट के करीब है, तो पीक डिस्चार्ज is achieved earlier, peak is achieved earlier in this case। earlier achieve हो जाएगा because more area is near the outlet। simple। प्लीज आप इस चीज को ड्रॉ कर लीजिए। Now there are some other factors which influence the shape of the hydrograph। Number one is form factor and another one is compactness coefficient। Form factor is the ratio of average width to the axial length of the catchment। Average width supposedly ये इस तरीके का कोई catchment है अगर मैं लूँ, तो average width, अब width नापना तो काफ़ी मुश्किल होता है, तभी मैंने ये average width ली है यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रीम के अलॉन्ग उसकी लेंथ नापूंगा, तो मुझे लेंथ ऑफ कैचमेंट मिल जाएगा। देन फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू बी एवरेज विड्थ अपॉन एक्सियल लेंथ। I can say that average width, now this average width can be written as area of the catchment upon length। और अगर मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया एंड वही अगर मैंने ये L एक्सियल को मैंने L ले लिया, तो वही चीज़ अब मुझे फाइनली मिल जाएगी A बाय एल स्क्वायर। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट ओवर स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रीम। नाउ सेकेंड वन इज कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। देखिए कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या कहता है कि सपोजली दिस इज अ कैचमेंट ऑफ एरिया ए। अब मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ इसी सेम एरिया की, उसको मैं लूँगा सर्कुलर शेप। अब इस कैचमेंट का पेरीमीटर
सपोजिटली P है और मुझे इसका एरिया पता है। अब मैंने क्योंकि एरिया जो लिया है वो सेम लिया है और इसका पेरीमीटर इज 2 पाई आर। मुझे पता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इफ आई नो द एरिया तो उसको मैंने पाई आर स्क्वायर से इक्वेट करके मैंने रेडियस की वैल्यू निकाल ली। मैंने रेडियस की वैल्यू इससे निकाल ली जो कि निकल के आएगी r इज इक्वल टू a बाय पाई का अंडर रूट। ये रेडियस निकल के आ गया। तो वैसे ही पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल सपोजिटली दिस इज PC, वो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू a बाय पाई, 2 पाई इंटू a बाय पाई। ये हो गया एरिया। तो क्या कहता है, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द बेसिन टू द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज द सेम एज दैट ऑफ बेसिन। अब ये पेरीमीटर जो है सपोजिटली, अब क्या निकल के आ जाए फॉर्मूला, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू सपोजिटली ये P इसका पेरीमीटर है कैचमेंट एरिया का, ओवर किसके है, दिस पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ सेम एरिया, 2 पाई इंटू रूट ऑफ a बाय पाई। दिस इज द कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, जो कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी डायरेक्टली पूछा गया है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रीम डेंसिटी। Stream density is defined as number of streams per unit area. Number of streams per unit area. Let's see an example. अगर मैंने ये example लिया है, ये catchment area जा रहा है, इसके अंदर ये stream है। Definition क्या कहती है, number of streams per unit area. सपोजिटली ये स्ट्रीम्स है प्रेजेंट है और एक और कैचमेंट एरिया मैंने लिया, एंड दिस कैचमेंट एरिया हैज लार्जर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। अब एक चीज ये, इसका एरिया भी A है और इसका एरिया भी A है, दोनों का एरिया कैचमेंट एरिया का सेम है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दोनों में से पीक डिस्चार्ज किस में अचीव होगा। अब आप ये बताइए, द स्ट्रीम डेंसिटी जिस कैचमेंट एरिया में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा है, स्ट्रीम डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर पीक जो डिस्चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। सो मोर द स्ट्रीम डेंसिटी मोर विल बी द पीक डिस्चार्ज फॉर द सेम एरिया ऑफ कैचमेंट। तो स्ट्रीम डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पीक डिस्चार्ज होगा, और स्ट्रीम डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही क्या, पीक डिस्चार्ज कम होगा। नाउ दीज डायग्राम्स आर फॉर स्ट्रीम डेंसिटी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम्स ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया। अब इसका इलिस्ट्रेशन भी मैं सिमिलर एग्जांपल से ही दूंगा। ये स्ट्रीम जा रही है कैचमेंट एरिया में, देयर आर 2 स्ट्रीम्स प्रेजेंट इन दिस कैचमेंट एरिया, और मैंने एक और कैचमेंट एरिया लिया और इस कैचमेंट एरिया का एरिया भी सेम है पिछले कैचमेंट एरिया से, और ये स्ट्रीम जा रही है। अब देखिए इसके अंदर भी स्ट्रीम डेंसिटी जो मैंने ली है वो सेम है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। दीज आर द स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स हैं। अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों का एरिया भी क्या है, A है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसके अंदर जो लेंथ है स्ट्रीम्स की वो लेस है, द लेंथ इज लेस, एंड इधर भी क्या है, लेंथ ग्रेटर है इधर। अब देखिए दोनों में स्ट्रीम डेंसिटी क्या है, सेम है। इधर स्ट्रीम डेंसिटी सेम है इधर। अगर स्ट्रीम डेंसिटी सेम है तो मैं लेंथ के उसमें नापूंगा। अब ड्रेनेज डेंसिटी में मेरे को टोटल लेंथ देखनी है, टोटल लेंथ इस एरिया में कम है, तो पीक डिस्चार्ज क्या होगा, इधर लेस होगा। इधर लेंथ ज़्यादा है तो पीक डिस्चार्ज क्या होगा, इधर ग्रेटर होगा।
तो अब आप इन दोनों डायग्राम्स को भी नोट डाउन कर लीजिए ड्रेनेज डेंसिटी के अंदर. Now there are some other factors on which the shape of hydrograph depends. Number one is duration of rainfall. अब देखिए, more the duration of rainfall, more will be the peak discharge. More will be the peak discharge, and also more the duration of rainfall, more will be the base time. More will be the base time of the hydrograph. अब देखिए, जितनी ज़्यादा देर तक रेनफॉल होगी उसका इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहेगा. मतलब बेस टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट, वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है. तो मोर द टाइम ऑफ रेनफॉल, मोर विल बी द बेस टाइम, एंड मोर द टाइम ऑफ रेनफॉल, मोर विल बी द पीक डिस्चार्ज. नाउ कम्स डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल. इफ द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल इज along the direction of stream, along the stream, तो peak discharge will be achieved earlier and will be greater. मतलब peak discharge supposedly इसका टाइम TP है, peak discharge अचीव होने का स्टार्टिंग ऑफ द रेनफॉल से वो कम होगा, मतलब वो जल्दी अचीव होगा, एज वेल एज द peak discharge will be greater. अगर डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल इज अलोंग द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम के अलोंग ही उसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब पीक डिस्चार्ज ग्रेटर होगा और टाइम ऑफ रेनफॉल क्या होगा? कम होगा. इफ नाउ comes the intensity of rainfall. If the intensity of rainfall is greater, more will be the peak discharge. More will be the peak discharge. This is an obvious thing. If the intensity of the if the intensity of the rainfall is greater, then the more will be the peak discharge. Now, direction of wind और direction of rainfall का influence same है. डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल और डायरेक्शन ऑफ विंड का इन्फ्लुएंस सेम है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ विंड के अलोंग ही डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल होगी, और अगर वो अलोंग द स्ट्रीम हुई और वही चीज़ होगी, पीक डिस्चार्ज ग्रेटर होगा और जल्दी अचीव होगा. नाउ कम्स सॉइल मॉइस्चर कंटेंट. अब देखिए, सॉइल मॉइस्चर सपोजली इट इज W. सॉइल मॉइस्चर जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इन्फिल्ट्रेशन होगी, और उतना ही क्या होगा? रन ऑफ लेस होगा. लेसर विल बी द रन ऑफ विच इम्प्लाइज दैट लेसर विल बी द पीक डिस्चार्ज. मतलब सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अगर कम होगा, देयर विल बी मोर इन्फिल्ट्रेशन. अगर ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगी तो रन ऑफ उतना ही कम होगा, क्योंकि पहले इन्फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि ग्राउंड अपनी भूख पहले मिटाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट करेगा पानी को. फिर देखिए, जितना कम रन ऑफ होगा उतना ही कम पीक डिस्चार्ज होगा. अब देखिए, अगर उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ, सपोजली ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ, तो इन्फिल्ट्रेशन उतनी ही कम होगी और रन ऑफ उतना ही ज़्यादा होगा, और विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीक डिस्चार्ज. पीक डिस्चार्ज उतना ही फिर ज़्यादा होगा. More the moisture content, less will be the infiltration, more will be the runoff, and more will be the peak discharge. इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा. Now the last one is slope. Slope को हम एक illustration से देखते हैं. सपोजली एक कैचमेंट एरिया पे एक पॉइंट पे ज़्यादा स्लोप है और दूसरे कैचमेंट में इट इज़ लेसर स्लोप. दिस इज θ1 and this is θ2. θ1 is greater than θ2 supposedly. Now, अगर सेम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दोनों कैचमेंट पे फ्लो कर रही है, सपोजिटली I, यहाँ पे भी रेनफॉल इंटेंसिटी इज I और यहाँ पे भी रेनफॉल इंटेंसिटी इज I, तो पीक डिस्चार्ज जो होगा QP P1 इस कैचमेंट के ऊपर वो जल्दी अचीव होगा. इट विल बी मोर, एंड उसका जो अचीव करने का टाइम है, सपोजिटली TP1 विल बी मच लेसर. पीक डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा और उसको अचीव करने का टाइम भी कम होगा. और अगर जितना ही कम स्लोप होगा, मोर लेसर विल बी द पीक डिस्चार्ज एंड मोर विल बी द टाइम टेकन टू अचीव दिस पीक डिस्चार्ज. तो मोर स्लोप, मोर पीक डिस्चार्ज, एंड लेसर पीक टाइम. लेस स्लोप, लेसर पीक डिस्चार्ज, एंड मोर विल बी द पीक टाइम. इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए. I hope you like this lecture. If you didn't understood any of the topics in the lecture, please replay the video
Until then, goodbye. See you in the next lecture.